फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्प्लॉय। दोस्तों, यदि पीएफ के मेंबर है तो आप यहाँ पर देखिए एक न्यूज है, यहाँ पर जो सीबीटी की मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या नए बदलाव हुए ईपीएफ में, तो आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, लास्ट तक मेरी इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको भी पता चले कि जो ईपीएफ में क्या क्या बदलाव हुए। दोस्तों, यहाँ पर सीबीटी की मीटिंग होती है ईपीएफ की, जो 237वीं बैठक, क्या क्या नए बदलाव हुए ईपीएफ में, तो आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 28 फरवरी 2025 को यहाँ पर पब्लिश हुआ है, जहाँ पर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की 237वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने ग्राहकों के लिए ईपीएफ पर 8.2% ब्याज दर की सिफारिश की थी। दोस्तों, पिछले साल भी यही था और अभी इस साल भी यही 8.25% ही ब्याज आपको मिलेगा ईपीएफ में। दोस्तों, ईडीएलआई योजना के में प्रमुख संशोधनों को अनुमति, इससे सदस्यों के परिवार को अधिक वित्तीय सुरक्षा और सहायता मिलेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर और नए नए क्या क्या बदलाव हुए आज आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की 237वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बोर्ड की उपाध्यक्षता तथा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे सह उपाध्यक्ष तथा सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सुश्री सुमिता डावरा और सदस्य सचिव केंद्रीय पीएफ आयुक्त श्री रमेश कृष्ण मूर्ति भी उपस्थित रहे। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या आगे दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या यहाँ पर बदलाव हुए। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीबीटी सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचय पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार द्वारा ब्याज दर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित करने के बाद ईपीएफओ ग्राहकों को के खातों में ब्याज दर जमा करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अभी आधिकारिक सूची आने के बाद यहाँ पर आपके 8.2% की ब्याज दर आपको मिलेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर और आगे क्या निर्णय लिए गए मैं आपको दिखाता हूँ। कर्मचारी भविष्य निधि कई अन्य निश्चित आय साधनों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक और स्थिर लाभ प्रदान करता है, जिससे बचत में स्थिर वृद्धि सुनिश्चित होती है। ईपीएफओ जमा राशि पर अर्जित ब्याज कर मुक्त एक निर्दिष्ट सीमा तक है, जो इसे वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एक अत्यधिक आकर्षक निवेश विकल्प बनाता है। यह ईपीएफओ के निवेशों में जमा धन साख और अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी लाभ देने की इसकी क्षमता में मजबूत विश्वास को दर्शाता है। डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सीबीटी ने बैठक के दौरान कई अहम निर्णय लिए। बोर्ड द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में सम्मिलित है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए और क्या निर्णय लिए। ईडीएलआई योजना। दोस्तों, ईडीएलआई योजना क्या है, ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो बना है, वहां से भी देख सकते हैं। ईडीएलआई योजना के तहत बीमा लाभों में वृद्धि। कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा ईडीएलआई योजना के बीमांकित मूल्यांकन के बाद बोर्ड ने सदस्यों के परिवार को अधिक वित्तीय सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए योजना में प्रमुख संशोधनों को अनुमति दी है। इससे इस श्रेणी के तहत प्रमुख शिकायतों का समाधान होगा और दावेदारों के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। संशोधित योजना के अंतर्गत प्रमुख वृद्धि निम्नलिखित होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए ईडीएलआई योजना में क्या क्या यहाँ पर संशोधित किया गया है। सेवा के 1 वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर न्यूनतम लाभ की शुरुआत। ईपीएफ सदस्य की मृत्यु 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी किए बिना होने पर न्यूनतम 50,000 रूपए का जीवन बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संशोधन में हर साल सेवा के दौरान होने वाली 5,000 से अधिक मृत्यु के मामलों में अधिक लाभ मिलने की उम्मीद। दोस्तों, इसके बाद इसमें और संशोधन किया है। गैर योगदान अवधि के बाद सेवा में रहते हुए मृतक सदस्यों के लिए लाभ। पहले ऐसे मामलों में ईडीएलआई लाभ से इनकार किया जाता था क्योंकि इन्हें सेवा से बाहर मृत्यु माना जाता था। अब यदि किसी सदस्य का अपने अंतिम अंशदान प्राप्त करने के 6 महीने के भीतर निधन होने पर ईडीएलआई लाभ स्वीकृत होगा, बशर्ते सदस्य का नाम रोल से हटाया न गया हो। इस संशोधन से अनुमान है कि हर वर्ष ऐसी मृत्यु के 14,000 से अधिक मामलों में लाभ मिलेगा। अब दोस्तों, तीसरा यहाँ पर संशोधन है सेवा निरंतरता पर विचार। पहले 2 प्रतिष्ठानों में रोजगार के बीच 1 या 2 दिन जैसे सप्ताहांत या छुट्टियां का अंतर होने पर न्यूनतम 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए के ईडीएलआई लाभ से इनकार कर दिया जाता था क्योंकि 1 वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त पूरी नहीं होती। नए संशोधन के तहत रोजगार के 2 दौरों के बीच 2 महीने तक के अंतराल को अब निरंतर सेवा माना जाएगा। इससे अधिक मात्रा में ईडीएलआई लाभ के लिए पात्रता सुनिश्चित होगी। इस परिवर्तन से हर साल सेवा में मृत्यु के 1,000 से अधिक मामलों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इन संशोधन के परिणाम स्वरूप हर साल सेवा के दौरान मृत्यु के 20,000 से अधिक मामलों में ईडीएलआई
के तहत अधिक लाभ मिलने का अनुमान। इन सुधारों का उद्देश्य ईपीएफ सदस्यों के परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों को बढ़ाना, बेहतर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और संकटग्रस्त परिवारों की कठिनाइयों को कम करना है। तो दोस्तों ईडीएलआई योजना के तहत यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब यहाँ पर देखिए और क्या निर्णय लिए गए। उच्चतम न्यायालय के पेंशन भोगियों को उच्च वेतन पर पेंशन POHW निर्णय पर जानकारी। पेंशन भोगियों को उच्च वेतन पर पेंशन POHW से संबंधित उच्च न्यायालय के दिनांक 4/11/2022 के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए ईपीएफओ द्वारा सदस्यों पेंशन भोगियों नियोक्ता की सुविधा के विभिन्न कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय न्यासी बोर्ड को जानकारी दी गई है कि ईपीएफओ एक मिशन मोड पर काम कर रहा है और 72% आवेदनों पर कार्रवाई की जा चुकी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS में प्रदर्शन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक नई योजना भी चालू कर दी है 2025 में। यहाँ पर जनवरी 2025 में CPPS, इसमें क्या है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने जनवरी 2025 में से सभी क्षेत्रीय कार्यालय RO में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS को सफलतापूर्वक लागू किया है। इस प्रणाली के तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पेंशन भुगतान स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में बनाए गए एक केंद्रीकृत पेंशन संवितरण खाते CPDA के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। इससे पेंशन भोगियों की शिकायतों में काफी कमी आएगी, जिससे पहले अपने मामलों के विवरण को एक क्षेत्रीय कार्यालय से दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरित करने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी होती थी। अब जनवरी 2025 के दौरान CPPS के माध्यम से 69.35 लाख पेंशन भोगियों को 1710 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर नुकसान को तर्क संगत बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना। मुकदमेबाजी के प्रमुख कारणों में से एक PF बकाया में विलंबित प्रेषण के लिए हर्जाना लगाने के मामले हैं। 4 जून 2024 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से हर्जाना लगाने की दर को युक्ति संगत बनाकर देरी के लिए 1% प्रति माह कर दिया गया है। यह अधिसूचना की तिथि यानी जून 2024 के बाद की चूक के लिए प्रभावी है। इस अवधि से पहले हुई चूक के संबंध में लागू हर्जाने की दर 2 महीने की देरी के लिए 5% से लेकर 6 महीने से अधिक की देरी के लिए 25% तक है। इस स्थिति को कम करने और मुकदमेबाजी को कम करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक वैधानिक प्रणाली शुरू करने पर चर्चा की गई, जिससे देरी के लिए 1% प्रति माह की दर से हर्जाना जमा करने पर मामलों को स्वतः कमी आएगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए ईपीएफओ के वार्षिक बजट को अनुमति। बोर्ड ने ईपीएफओ और इसके द्वारा प्रशासित योजनाओं के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान और वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान को भी अनुमति प्रदान की। केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT की इस बैठक में नियोक्ता तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार एवं ईपीएफओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो दोस्तों यहाँ पर काफी निर्णय लिए गए CBT की मीटिंग में, जहाँ पर जैसे EDLI योजना जो और पेंशन योजना जो भी यहाँ पर केंद्रीय CPPS ब्याज से लेकर काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दोस्तों यहाँ पर CBT की मीटिंग में ईपीएफओ से जुड़े सभी निर्णय लिए जाते हैं। जहाँ पर ये CBT की मीटिंग होती है उसमें ईपीएफओ में जो भी ब्याज देना रहता है, EDLI योजना होता है या पेंशन होती है, उसमें यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो दोस्तों 237वीं बैठक में यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दोस्तों मेरी यह वीडियो पसंद आई तो फैमिली दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर करें ताकि इसी तरह से आपको यहाँ पर इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।